संगठन के मामले में तो कांग्रेस इस समय संगठन सृजन के मूड में है। लाडली बहना अचानक सरकारी कोष से इतना पैसा बांट करके किसी के खाते में डाल देना, ये सोचा भी नहीं जा सकता। इलेक्शन कमीशन जो चुनाव करा रहा वही एजेंट बना काम कर रहा है। इतने आरोप लगते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, ये मुद्दा सबके नजर में है, चाहे वो सिरप वाला कांड हो, चाहे वो दूषित जल वाला इंदौर का मसला। कैलाश विजयवर्गीय ने तो पत्रकार आप पीठ के श्रेणी को कहा थे घंटा ले लो। मीडिया को मैं दोष की बात नहीं कर रहा हूँ, जो परिस्थितियां आ चुकी, आपने बड़े बेबाकी से हमसे प्रश्न किया है। नमस्ते, मैं शिवेंद्र पब्लिक वाणी में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो कांग्रेस के सीनियर नेता हैं। अर्जुन सिंह सरकार में वो मंत्री रहे हैं, 80 से 85 में वो विधायक रहे हैं और लंबे समय से कांग्रेस की राजनीति को एक धार दे रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है गुड़ से पूर्व विधायक राजेंद्र मिश्रा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपको। कैसे हैं सर? कृपा बढ़िया, अच्छे से हैं। कैसी चल रही कांग्रेस? बहुत शानदार चल रही है, बढ़िया चल रही है। सर, आप कह रहे हैं शानदार चल रही है। जब से हम बड़े हुए हैं हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार तो हमने देखा नहीं, और कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर ही होती चली जा रही है। क्यों कमजोर हो रही है, इसका कारण आप बताइए। और जब आप अर्जुन सिंह सरकार में मंत्री रहे तब की कांग्रेस में और आज की कांग्रेस में क्या फर्क है? देखिए, आपने कांग्रेस की सरकार नहीं देखी ये कह रहे हैं जी। तो ये तो उम्र की कमी है। अब इसको मैं क्या कहूँ। आप पहले होते तो कांग्रेस की सरकार तो लगातार 60-65 वर्ष तक लगातार आई है जी। तो कई बार चीज़ें होती हैं और आदमी का स्वभाव होता है जी। कि कोई एक लगातार कोई चीज़ जो खान पान में है, फिर वो खाते खाते ऊब जाता है, तो एक दूसरे तरीके का स्वाद के इच्छा में रहता है। तो ये स्वाद बदलने का जो काम है जनता का, उसने ये स्वाद बदला है। बाकी जहाँ तक आपने कांग्रेस का पूछा तो संगठन के मामले में तो कांग्रेस इस समय संगठन सृजन के मूड में है। और हमारी जो परिस्थितियाँ कुछ बीच में गड़बड़ाई जिसके कारण से हम चुनाव हारे, उसको भी हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने ये प्रयास किया है। न केवल मध्य प्रदेश के स्तर पर, पूरे राष्ट्रीय स्तर में भी उन्होंने संगठन सृजन का एक काम करीब करीब पूरा ये वर्षे उन्होंने संगठन को दिया है। तो उस हिसाब से ऐसा लगने लगा है कि धीरे धीरे उत्तरोत्तर इस बात पर वृद्धि होगी। और मुझे लगता है कि चाहे प्रदेश के अध्यक्ष हों माननीय जीतू पटवारी जी हों, चाहे उमंग सिंगार जी हों, चाहे अभी हफ्ते भर पहले हरीश चौधरी जी वहाँ दौरे पर गए थे, जो प्रभारी हैं राष्ट्रीय हमारे मध्य प्रदेश के, तो एक तरीके से संगठन के दिशा में काफ़ी संचेतना के साथ, काफ़ी एक तरीके से कोशिश करके और कांग्रेस को आगे लाने की इच्छा शक्ति तो दिखाई पड़ती है। आप कह रहे हैं कि उम्र की कमी की वजह से हमने सरकार नहीं देखी कांग्रेस की, लेकिन एक लंबा अरसा हो गया है, 2003 के बाद से लगातार बीजेपी की सरकार है। अगर 15 महीने की छोड़ दे तो क्या लगता है कि कहाँ कमी रह रही है कांग्रेस से? क्या वो अपने जो मुद्दे हैं, जो उनकी सोच है, वो आम जनता तक नहीं पहुंचा पा रही है कांग्रेस? अब कांग्रेस को क्या करना चाहिए कि वो वापस से सरकार में आए? इसके लिए किस तरह से योजना पार्टी के भीतर बन रही है? नहीं, कांग्रेस में देखिए, कांग्रेस में मुझे कोई कमी, जो आपने कहा ना कि आप सीनियर आदमी हैं, कांग्रेस में मुझे कोई कमी जैसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी। कमी इस बात को लेकर के है कि जिस तरीके से अब ये वर्तमान युग भारतीय जनता पार्टी का और मोदी का जो कार्य करने का तरीका है जी। ईवीएम की मशीन में आप क्या कर लेंगे। लाडली बहना अचानक सरकारी कोष से इतना पैसा बांट करके किसी के खाते में डाल देना, ये सोचा भी नहीं जा सकता था। इलेक्शन कमीशन मौन है, न केवल मध्य प्रदेश के विषय में बल्कि देश में जिन जिन राज्यों में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं कितनी शिकायतें आ रही हैं। 5 राज्यों में भी चुनाव चल रहे हैं, वहां की स्थितियां आप देख लीजिए किस तरीके से। तो मेरा कहने का आशय ये है कि कांग्रेस पार्टी कितनी भी कोशिश कर भी रही है, हर प्रयास करने में संगठन के लेवल पर, और दूसरे तरीके से प्रश्न इस बात का है कि जब इलेक्शन बारी खेत खाए तो उपाय क्या कीजिए। इलेक्शन कमीशन जो चुनाव करा रहा वही एजेंट बना काम कर रहा है। इतने आरोप लगते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई लाडली बहना का, मैं भी बिहार के चुनाव में मेरी ड्यूटी पार्टी ने लगाई थी, मैं वहां गया था जी। जिस दिन वोट पड़ना है उसके एक दिन पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए आ गए। तो इस तरीके की जो परिस्थितियां हैं, एक्चुअली चुनाव जीत और हार के कारण वो हैं जी। हम तलाश जरूर रहे हैं कि संगठन में है कमी,
हम वो महसूस करते हैं, और उसके लिए हमारे बड़े नेता, जैसा मैंने नाम लिया, वो सब लोग कोशिश में लगे भी हैं। हम कई जगहों पर उसको प्रयास भी करते हैं। अब आप बताइए, मध्य प्रदेश में सरकार, जैसा आपने कहा, मध्य प्रदेश में तो सरकार बन गई थी, कमलनाथ जी की सरकार बनी, लेकिन क्या वो चलने पाई? गोवा में किस तरीके से उन्होंने सरकार गिराया, हरियाणा में उन्होंने सरकार किस तरीके से गिराया, सरकारों को गिराने का खेल किस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में, शाह के नेतृत्व में चल रहा है, ये सारा देश देख रहा है। पर मुझे लगता है कि जो धन बल, बाहुबल और इस तरीके की जो परिस्थितियां अब एक तरीके से हावी हो गई हैं, इससे कैसे निजात पाना है। जब तक कांग्रेस इस पर आप काम नहीं करेगी तो मुझे लगता है कि परिणाम आने में प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आपने कहा कि ईवीएम और लाडली बहनों को, अगर ये देखा जाए कि जहां भी आपकी सरकार विपक्ष में है, वो भी यही अनाउंस करती है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम बहनों को, महिलाओं को इतने हजार रुपए देंगे या ये चीजें देंगे। ठीक है, आपकी भी पार्टी तो वही चीजें कर रही जो कांग्रेस, वो जो बीजेपी कर रही है। दूसरा सवाल ये कि अभी एक आपकी ही पार्टी के सीनियर नेता हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, अजय सिंह राहुल भैया, वो मांडला वगैरह का दौरा कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं, हमारे इंटरव्यू में ही उन्होंने ये कहा कि अगर 2028 में कांग्रेस नहीं आती है तो फिर कांग्रेस के आने का कोई चांस नहीं है। तो अब 2028 की तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है पार्टी के भीतर? संगठन के अंदर क्या चल रहा है, या जो लोकल लेवल के जो नेता हैं, जो यूथ लीडर्स हैं आपकी पार्टी के, उनको क्या संदेश आपकी पार्टी दे रही है? देखिए, जिनका आपने नाम लिया जी, इंटरव्यू, साक्षात्कार की बात कही, वो हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं जी, और एक लेगेसी से आते हैं। माननीय अर्जुन सिंह जी के लेगेसी से उनका नाम है जी। वो दौड़ा भी करते हैं और सक्रिय भी रहते हैं। वो अगर कोई बात कह गए हैं तो जो उनका अपना अनुभव होगा, जो उनका विचार होगा, वो कह गए। मैं तो उसको देखा नहीं, सुना नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने जो बात कही होगी वो सटीक और प्रमाणित बात कही होगी। जहां तक कांग्रेस के युवा तबके को आने का सवाल है, उनको आगे लाने का सवाल है, तो अब ये भी पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है कि जितने संगठन के हमारे पैरेलल बड़े पद हैं, वो इस तरीके से युवाओं को आगे प्रेरित किया जाए, आगे लाया जाए। धरना आंदोलन के माध्यम से अगर आप देख लें तो चाहे वो ब्लॉक लेवल पर हो, चाहे पंचायत लेवल पर हो, चाहे प्रदेश स्तर पर हो, चाहे जिला स्तर पर हो, लगातार उन मुद्दों को लेकर के, जिन मुद्दों से जनता तंग है, परेशान है। अभी जैसे ये जब से युद्ध छिड़ा, इराक का, इजराइल का, अमेरिका का, तो इस युद्ध के ही उसमें ये गैस सिलेंडर को लेकर के, पेट्रोल को लेकर के, डीजल को लेकर के जिस तरीके की परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, आप देख रहे हैं हर जगह कुछ न कुछ धरना आंदोलन प्रदर्शन चल रहा है। मेरा जो मैंने पहले आपसे कहा कि जो उनकी मजबूरियां हैं, जो सरकार चलाने में जो उनकी कठिनाइयां हैं, उनको उजागर करने में कांग्रेस पार्टी कहीं भी पीछे नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि जो मशीनरी का वो उपयोग कर लेते हैं, प्रश्न इस बात का है कि जो अधिकारी सीबीआई, ईडी, इस तरीके के लोगों को, प्रदेश के मुख्यमंत्री रह करके जेल भेजे गए, तो जो इस तरीके की परिस्थितियां वो निर्मित करके एक डर का, भय का वातावरण बना करके इलेक्शन को प्रभावित करके जो काम वो कर रहे हैं, उसके लिए भी कांग्रेस को अपने को पैरेलल तैयार करना पड़ेगा। मेरा मानना ये है। बाकी चीजें तो ठीक है, चली रहा, मैंने कहा कि संगठन सृजन के हिसाब से काम चल रहा है, लेकिन इस विषय पर भी, इस बिंदु पर भी एक फोर्स, एक ताकत बना करके तैयार करनी पड़ेगी, तभी कुछ आगे समझ में आता है कि कुछ हो सकता है। आप बैठकों की बात कर रहे हैं, आंदोलन की बात कर रहे हैं, लेकिन जो मुद्दे होते हैं मध्य प्रदेश में, जैसे अगर कप सिरप की बात कर ली जाए, इंदौर दूषित जल कांड की बात कर ली जाए, तो ये इतने बड़े मुद्दे थे, लेकिन आपकी पार्टी ने उसको इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाया। वो इतने बड़े मुद्दे थे, चाहते तो आप लोग बीजेपी को निचोड़ सकते थे। इतने लोगों की मौत हुई, चाहे कप सिरप में हो गया, चाहे इंदौर कांड को लेकर हो गया, लेकिन उतना बड़ा मुद्दा आप लोग नहीं बना पाए और ना ही जनता के पास तक वो मुद्दा उस तरीके से आप लोग डिलीवर कर पाए। क्या ये कमी है पार्टी की? इस पर विचार करना चाहिए। नहीं, मैं ऐसा इसलिए नहीं मानता हूँ। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, ये मुद्दा सबके नज़र में है, चाहे वो सिरप वाला कांड हो, चाहे वो प्रदूषित जल वाला इंदौर का मसला हो। मुश्किल देखो, दोनों सरकारों में फर्क ये होता है, ये पता नहीं क्या जनरेशन गैप है या कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि जिन मुद्दों को लेकर के
हम इतने सेंसिटिव हो जाते थे। आप याद करें, मनमोहन सिंह की सरकार में ए राजा मिनिस्टर थे जी। किसी ने मांग किया नहीं किया, मनमोहन सिंह जी पर जब आरोप लगना शुरू हुआ तो उन्होंने उनका त्यागपत्र ले लिया। और जब वो कोर्ट के दायरे में चीजें आई तो बेदाग बरी हो गए। ये सरकार का ये रवैया है कि आप कितने आरोप लगा लीजिए, कितना धरना कर लीजिए, कितना प्रदर्शन कर लीजिए। आप क्या सोचते हैं सिर्फ बालेकांड में कम धरने प्रदर्शन हुए? आप क्या सोचते हैं कैलाश विजयवर्गीय ने तो पत्रकार आप ही के श्रेणी को कहा था घंटा ले लो। तो कहने का आशय यह है, विधानसभाओं में कोई चीज अगर उठानी है, आज जिन बजट सेशन में विधानसभा 1.5-2 महीने, हम भी विधानसभा में रहे हैं, 1.5-2 महीने बजट पर बहस होती थी, डिस्कशन होते थे। आज 5 दिन 7 दिन में विधानसभा समाप्त हो जाती है। आप मुद्दा उठाएंगे कहाँ, कहेंगे किससे? वो इस तरीके का कुछ एनार्की तैयार कर दी गई है कि आप उठाते रहिए, कहते रहिए, हमको सुनना है और एक कान से दूसरे कान से निकाल देना है। ये जो वातावरण का निर्माण हुआ है, इस वातावरण से निजात के लिए जनता को भी सचेत और सजग करना पड़ेगा। और जैसा आपने भी कहा, वो बात ठीक है अपनी जगह पर कि प्रतिपक्ष में विपक्ष का क्या काम है? आंदोलन ही तो कर सकती है, चीजों को उजागर ही तो कर सकती है। तो जो जो प्लेटफॉर्म उजागर करने के हैं, उन सारे प्लेटफॉर्मों को उन्होंने बंद कर रखा है। मीडिया एक बड़ा भारी चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन आज राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर भी आप देख लीजिए, वो मुद्दे जो आंदोलित करते हैं उस पर मीडिया किस तरीके से आती है और किस तरीके से उन चीजों को उजागर करती है, बड़ा कठिनाई का विषय बन रहा है। आप मीडिया को मैं दोष की बात नहीं कर रहा हूँ, जो परिस्थितियां आ चुकी, आपने बड़े बेबाकी से हमसे प्रश्न किया है और मैं भी अपने अंतर्मन से जवाब दे रहा हूँ। तो इसलिए मैं किसी पर दोष नहीं मढ़ रहा हूँ, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि अपनी अपनी चीजें, अब विधानसभा नहीं चल पा रही है, विधानसभा गिलोटिन की जा रही है, तो गिलोटिन करने तो राजेंद्र शाह नहीं गए, वो स्पीकर का अधिकार है और स्पीकर भी सरकार के अनुमति से और सरकार से परामर्श करके करता है। तो इन सारे मुद्दों पर भी जब तक चर्चा और बातचीत नहीं होगी, तब तक मुझे लगता है कि वो तमाम प्रजातंत्र की जो इकाइयां हैं जो मजबूत करती हैं, वो कमजोर हो रही हैं। समय और वक्त ये जरूर है कि कहते हैं ना कि ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, तो देर है, लेकिन इनके इस तरीके की चीजें उजागर होते होते आएगा और निश्चित रूप से हमें ये लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस एक ताकत के साथ उभरेगी। जीतू पटवारी के नेतृत्व में पार्टी एकजुट है, उनको जो सीनियर नेता हैं वो अपना नेता मान करके चल रहे हैं। नेता तो है ही हैं, वो प्रदेश के हमारे अध्यक्ष हैं, तो नेता मानने न मानने क्या प्रश्न है, हमारे नेता हैं। नेतृत्व को स्वीकार कर लिए हैं। नेतृत्व स्वीकार है, नेतृत्व किसी को कोई किसी तरह का कोई वो नहीं है। चलिए अब विंध्य पर आते हैं, क्योंकि आप विंध्य के सीनियर नेता रहे हैं जी। तो विंध्य एक समय कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, आज वो सिमट के रह गया है। 30 विधानसभा सीटों में सिर्फ 6 सीटें वहां पे कांग्रेस की हैं। कहाँ कमी रह गई? और विंध्य के जो सबसे मतलब बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो राहुल भैया हैं, तो क्या उनके नेतृत्व पर भी कभी ना कहीं सवाल खड़े होते हैं? और किस वजह से कांग्रेस इतनी कमजोर हुई है वहां, इसका कुछ आकलन आप लोग करते हैं? देखिए, एक बात तो बहुत साफ और स्पष्ट है कि हमारे राष्ट्रीय नेता और हमारे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी जी पिछले कुछ सालों से, खास करके उन्होंने जो पदयात्राएं की उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक, उन यात्राओं में उन्होंने जगह जगह इस बात को कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हम सब लोग भी जो वहां रहते हैं, चूंकि स्पेसिफिक प्रश्न आपका विंध्य के विषय में है और आपने एक नाम भी लिया है, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता है कि पिछले इन 30-40 वर्षों में जो लोग अगुआ बनकर के टिकटों का बंटवारा करते थे, अगुआ बनकर के पार्टी को दिशा निर्देश देते थे, अब अगर चुनाव में कोई कमजोरी हुई है तो पहली बात तो मैंने जो कहा पहले मैंने आपसे कह दिया है कि इलेक्शन का एजेंट के तरीके से इलेक्शन कमीशन काम करता है, इस तरीके की चीजें दी जाती हैं जो प्रलोभन होता है। लेकिन उसके साथ ही साथ ये परिस्थितियों के चलते वो लोग जो कांग्रेस में जिम्मेदारी की श्रेणी पर आते थे या आते हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी है। और मुझे ये लगता है कि ये पार्टी लाइन इस बात पर विचार निश्चित रूप से करती होगी, क्योंकि जब
जीत रहे थे तब तो इस बात का कोई चर्चा होने का प्रश्न ही नहीं उठता था। अब जब हारना शुरू हुए हैं तो इन विषयों पर पार्टी के भीतर भी चर्चा बातचीत होती रहती है और धीरे धीरे इसीलिए सब चीजों को सामने रख करके और आगे आने वाले समय में ये कोशिश की जा रही है कि वो तमाम त्रुटियां या गलतियां जिनके कारण से हमको नुकसान हुआ है वो न होने पाए, ऐसा विचार करके आगे का काम करने की कोशिश की जा रही है। विंध्य की सबसे बड़ी समस्या क्या है इस समय की? देखिए, मुझे लगता है कि ये मैं पार्टी लाइन से हट के पूछ रहा हूँ, युवाओं को लेकर के पूछ रहा हूँ, विकास को लेकर के पूछ रहा हूँ, रोजगार को लेकर पूछ रहा हूँ। तो ये प्रश्न आपको सरकार से करना चाहिए। हम तो विपक्ष में बैठे हैं। आप विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष में सवाल उठाएंगे ना आप लोग, इसलिए मैं आपसे सवाल उठाने के तो प्लेटफॉर्म नहीं ढूंढे मिल रहे हैं। वही तो आपसे कह रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म, कहाँ प्लेटफॉर्म मिल रहा है? प्लेटफॉर्म ऐसे नहीं मिल ये हम कोई बात कह दें, आप कोई बात सुन लें, उससे तो कुछ उपाय निकल नहीं रहा है, क्योंकि जिनको उपाय का निराकरण करना है वो तो गूंगे बहरे हो गए ना। ये बात सच है कि हम विपक्ष में बैठ करके इसको और धार दें, और ताकत दें, जिसकी कमी रह जाती होगी, यही कहना चाहिए, कमी रह जाती होगी तो और धार दें और ताकत लगाएं कि हमारी उन बातों को सुना जाए, और न केवल वो भर सुने, जनता भी सुने। दोनों बातें हैं ना। जनता भी जिन मुद्दों को हम उछाल रहे हैं, जिन मुद्दों को हम कर रहे हैं, जब उस पर भरोसा करेगी तब तो वो काम बनेगा। पिछली वाली कमलनाथ जी की सरकार अगर बिंद डिवीजन में हमारे 4-6 विधायक भी और ज्यादा जीत करके आगे होते तो सरकार नहीं गिर रही थी, लेकिन वो चीज नहीं हो पाई। तो कहीं न कहीं ये आत्मविश्लेषण करने की बात है, और हम लोग अपने स्तर पर जब बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो ये आत्मविश्लेषण की चर्चा बातचीत होती है। आगे आने वाले समय में उसका निराकरण और उपाय किया जाए। अभी राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर क्या तैयारी है पार्टी की? देखो, ये विषय तो बड़ा गंभीर आपने प्रश्न कर दिया। राज्यसभा तो अनुग्रह की जगह होती है, इसमें चुनाव जनता नहीं करती है, इसमें चुनाव विधायक करते हैं, और विधायक भी दल के रहते हैं। तो इसलिए ये आपका बड़ा एक गंभीर प्रश्न, और हम तो कांग्रेस पार्टी के एक अदना सा कार्यकर्ता हैं, छोटे कार्यकर्ता हैं, तो उससे आपने एक बड़ा व्यापक और बड़ा प्रश्न कर दिया। जगह भी जो अगर खाली कहलाएगी, अभी तो खाली नहीं, अभी तो दिग्विजय सिंह जी हैं उसके, जून में उनका कार्यकाल, तो उनका कार्यकाल पूरा होगा। तो पहला तो प्रश्न यही है कि वो हो सकता है कि वो लड़ें, उनको पार्टी आगे लाए। अगर ऐसा नहीं होता है, उधर कुछ बयान इस तरीके के आए थे ना, बयान कि मैं राज्यसभा अब नहीं जाऊंगा। हाँ, पर ये बड़े नेता हैं, बड़े नेता किन विषयों में क्या बात कहते हैं, तो वो अलग विषय है कि क्या कैसा है। एक ट्रेंड की बात मैं आपसे कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी नए नए तरीके के चीजों को खरोलती रहती है और तलाश करके बिना जनमत और जनमानस को टटोले जो मनाता है कर लेती है, और फिर उसके परिणाम ले आ लेती है। उदाहरण के तौर पर एक धुन सवार हुई उनको कि राज्यों की सरकार में हम चाहे बहुमत में हो चाहे ना हो, हम गिरा करके सरकार बना लेंगे। ऐसा करके उन्होंने 7-8 राज्यों में एक मैसेज उन्होंने पूरे देश में दिया। इस समय, क्योंकि स्पेसिफिक प्रश्न आपका राज्यसभा का है, इस समय उन्होंने एक ट्रेंड बना दिया है कि चाहे हमारे उतने विधायक हों या ना हो, हम एन केन प्रकारण जो तरीके होते हैं उन सारे को एडॉप्ट करके क्रॉस वोटिंग करा करके राज्यसभा का सांसद जिता लाएंगे। उसका उदाहरण उड़ीसा है, उसका उदाहरण हरियाणा में तो होते होते 37 वोट थे कांग्रेस के, और घटते घटते 28 वोट हुए हैं, 0.6 पॉइंट पर कांग्रेस बची है। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में भी जो आने वाला चुनाव जून में होगा, हमारे ख्याल से मई जून में है शायद, जून में आने वाले समय में मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में भी खुलेआम इस तरीके का बीजेपी प्रयोग करेगी। अभी तक ये होता था कि मान लीजिए 3 सीट है तो 2 की संख्या बीजेपी की हो जाती थी तो 2 बीजेपी लड़ा लेती थी, 1 कांग्रेस की होती थी तो 1 कांग्रेस लड़ा लेती थी। लेकिन अब ऐसा लगता नहीं हो जाए, बड़ी बात है। जो मैंने कहा ट्रेंड डेवलप कर रही है कि जगह अगर 3 की है तो लड़ाई में 4 को ला देंगे, और फिर जब 4 का हो जाएगा तो फिर वोटिंग होगी। तो वोटिंग में फिर वो क्रॉस इधर का उधर, उधर का उधर। तो अब उस समय का गेम बीजेपी का क्या होगा, उस समय का गेम कांग्रेस का क्या होगा, ये अभी काल्पनिक है। तो इस बिंदु पर मैं कोई बात उस तरीके की नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि नंबर गेम में भी आप लोग बहुत सेफ नहीं हैं।
क्योंकि अभी जो मुकेश मल्होत्रा हैं उनका निर्वाचन रद्द कर दिया गया है कि वो राज्यसभा में वोटिंग नहीं कर पाएंगे, और निर्मला सप्रे हमेशा वो बीजेपी दफ्तर में ही देखी जाती हैं। तो अगर 7-8 बीजेपी अगर कांग्रेस के विधायक भी तोड़ ले जाती है तो फिर वो तीसरा अपना भी देखिए, विधायक सांसद तो बनना है 58 वोट में, 58 एक सांसद जो बनेगा वो 58 मत में भी बनेगा। हाँ। हमारे 64 मत थे जिन पर आप 2 आप कह रहे हैं, तो चलिए 2 ये प्रश्न कर लीजिए, तो 64 में घट करके हम 62 आ गए, चाहिए तो हमको 58। तो अगर वो जो टैक्टिस मैंने आपसे निवेदन किया, वो अगर टैक्टिस नहीं अपनाई गई और न अपनाई भी जाती तो हमको 58 चाहिए, हम 62 हो रहे हैं। तो जीतना तो तय है, जीतेगी कांग्रेस। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस तरीके के जो वो प्रयोग करती है, उस तरीके के प्रयोग में कांग्रेस भी सचेत है, सजग है। इतने सीनियर नेता हैं, इतने वर्षों से इन सारे कामों को देख कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई खाली पड़ा हुआ मैदान है। लेकिन लड़ाई तो मुझे लगता है कि अगर 2 और 1 की हुई तब तो सीधा सीधा है, 2 उनका जाएगा, 1 अपना जाएगा। लेकिन अगर 3 की जगह 4 हुई तो फिर संघर्ष एक अलग तरीके का बनेगा, और उसमें क्या क्या प्रयोग होगा परमात्मा के अलावा और भाजपा के अलावा कोई नहीं जानता कि क्या क्या प्रयोग होगा और क्या उसके परिणाम होंगे। इतना ही कहना चाहता हूं। तो ये थे राजेंद्र मिश्रा जी, जिन्होंने बड़े बेबाकी के साथ हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।